गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल एमवी जीनियस हिंदी मीडियम में वेलकम है। फ्रेंड्स, हम लोग आज एक नया चैप्टर के साथ आज की क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हम लोग पिछला क्लास में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, वहां जाकर के आप उसे आसानी से देख सकते हैं। आज हम लोग जो चैप्टर को क्लियर करने वाले हैं वह चैप्टर है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसमें हम लोग समझेंगे कि क्या होती है अम्ल, क्या होती है क्षारक और क्या होती है लवण। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोगों को ये चैप्टर पढ़ना क्यों पड़ता है, क्यों ज़रूरी है, और हम लोग अपने दैनिक जीवन में इस चैप्टर का यूज कहाँ करते हैं। हमारे सिलेबस में इस चैप्टर को ऐड किया गया है तो कुछ तो रीज़न होगा, कुछ तो वजह होगा ना। हम अपने दैनिक जीवन में इसका यूज करते होंगे तभी तो इसको हमारे सिलेबस में ऐड किया गया है। तो हम लोग इस चैप्टर में टॉपिक वाइज टॉपिक को समझेंगे और कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है, कहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल इसका यूज करते हैं, उसको भी हम लोग समझाएंगे आप लोगों को कि किस तरह से हम लोग इस चैप्टर का यूज अपने लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो के पूरे अंत तक देखिए, जहाँ तक कवर हो पाएगी वहाँ तक हम टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात यह है कि हम आप लोगों से कुछ पूछना चाहते हैं। बात यह है, क्वेश्चन ये है कि आपने कभी ये देखा होगा कि कोई खाना है, मान ले कि कोई बर्तन में खाना रखा हुआ है, इस बर्तन में खाना रखा हुआ, लेकिन इस बर्तन में जब खाना रखा होता है तो एक दिन या 2 दिन के बाद इस बर्तन का खाना यदि आप खाते होंगे या टेस्ट करके देखते होंगे तो ये खाना का टेस्ट ही चेंज हो जाता है। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि खाना का जो टेस्ट चेंज हो रहा है, इस खाने का टेस्ट क्यों चेंज हो रहा है, क्या हो रही है इसमें, किसकी वजह से इस खाने का टेस्ट हो रहा है? ये तो कभी नहीं सोचा होगा, कभी थिंक नहीं किए होंगे। आप लोग ये सिर्फ समझे होंगे कि ये खाना बासी हो गया इसलिए इसका टेस्ट चेंज हो गया, बल्कि जो असल में रीज़न है, जो कारण है, वह कारण आप लोगों को पता ही नहीं होता है कि इस खाने का टेस्ट क्यों चेंज हो जाती है। दूसरी बात ये है, जैसे कि ये कोई बंदा है, और ये बंदा कहीं पार्टी में गया। जब पार्टी में गया बेचारा, लेकिन ये 1-2 दिन से भूखा था क्योंकि इसे पार्टी में जाना था और पार्टी में कस के खाना था। तो 1 दिन से ये बेचारा भूखा था कि हम पार्टी में जाएंगे तो हम कस के खाएंगे, और ये पार्टी में गया तो खाया कस के, और जब कस के खाया, चिकन खाया, तंदूरी खाया, और पनीर, पूड़ी, चावल, राजमा जो भी मिला पूरा कस के खाया। लेकिन इसका भी तो लिमिट होता है। ये जो हमारा पेट बाबा है, इसका भी तो लिमिट होता है ना। कितना खाना खाना चाहिए जो कि हम इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसको हम पचा सकते हैं, उतना ही ना हम लोग खाएंगे। खाने से थोड़े ना होता, उसको पचाना भी तो पड़ता है ना कि हम लोग कितना पचा सकते हैं। तो बात रही कि ये बंदा जब गया पार्टी में, खा तो लिया कस के, अब पूरा खा लिया, लेकिन ये पचा ही नहीं पाया। और जब पचा नहीं पाया, जितना खाया नहीं उतना इन्होंने वेस्ट कर दिया। तो इसके लिए कोई काम की चीज नहीं रह गई। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि ये बंदा जो खाया, अधिक खाना खाया, तो इसे क्या हमारे पेट में उतना जगह तो है, उतना ले लिया, उसको पच जाना चाहिए, लेकिन ये पचा क्यों नहीं? कोई व्यक्ति उतना खाना खा करके भी पचा लेता है, लेकिन कोई नहीं पचा पाता है। तो वो क्या रीजन है जो ये पचा नहीं पाया? कुछ तो वजह होगी ना जो कि ये बंदा पचा नहीं पाया। तो उसको भी हम लोग समझेंगे कि इसका वजह क्या है। तो सबसे पहले इसी को हम लोग समझते हैं कि ये बंदा पचा क्यों नहीं पाया। तो जब हम लोग खाना खाते हैं ना दोस्त, जब खाना खाते हैं तो ये खाना हमारे पेट में पहुंचता है, और वहाँ पर हमारे पेट में अमाशय होती है। जैसे कि ये अमाशय है, ये अमाशय होती है, और इसी अमाशय से एक अम्ल निकलता है जिसको HCl अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। यही अमाशय से निकलता है। इसको हम लोग जब बायोलॉजी पढ़ेंगे ना, बायोलॉजी में हम लोगों का पाचन किस तरह काम करता है तो पूरा डिटेल से हम अमाशय के बारे में समझाएंगे। बट अभी मेन पॉइंट हम लोगों को ये समझना है कि ये खाना क्यों नहीं पचा पाया, ये हम लोगों को समझना है। तो बात रही कि ये अमाशय है हमारे पेट के अंदर, और इस अमाशय से HCl अम्ल निकलता है।
कौन सा अम्ल? तो HCl अम्ल। अब बात रही कि ये HCl अम्ल क्यों निकलता है। तो जब हम खाना खाते हैं ना, तो खाना जो है इस नली के माध्यम से इस आमाशय में पहुंचता है, लेकिन यह खाना जो है जब तब तक पाचन नहीं होता है जब इस खाने की प्रकृति अम्लीय नहीं हो जाती। तो अम्लीय करने के लिए, इस खाने को अम्ल बनाने के लिए ही HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, इसको पहले यहाँ पर अपना कुटाई पिसाई कर लेता है, तब जाकर के छोटा छोटा टुकड़ों में इस खाने को कर लेता है और इसे अम्लीय बना देता है। और जब अम्ल बन जाती है ना, तब इसको भेज देता है कहाँ पर? तो इसको छोटी आंत में भेज देता है कि अब जाओ तुम छोटी आंत में, वहीं पर तुम्हारा काम क्रिया होगा। जब यहाँ से छोटी आंत में पहुँचती है तो छोटी आंत में ये भोजन तो अम्लीय है, लेकिन इस भोजन को छोटी आंत में क्षारीय बनाया जाता है। इसको हम लोग बायोलॉजी में और डिटेल से पढ़ेंगे, बट इतना समझिए कि इस आमाशय से जब छोटी आंत में पहुंचता है तो इसको क्षारीय बना दिया जाता है, और जब यह क्षारीय बनता है तब जाकर के ये भोजन धीरे धीरे पचता है। यानी यहाँ से हमारा छोटी आंत में जो विली पाई जाती है, वह विली क्या करता है, इस भोजन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, यहाँ से अवशोषित कर लेता है और उसको हमारे खून नारद मुनि ब्लड को दे देता है। और वही खून वही रक्त हमारे शरीर के जितने भी अंग दिख रहा है ना, सारे अंग तक पहुँचा देता है और हम लोगों को एनर्जी मिल जाती है। बट जब हम लोग खाना खा लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो जितना हम लोग खाना खाते हैं उतना ही HCl की ज़रूरत पड़ती है, यानी उतना ही HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। अब जब हम लोग ज़्यादा खाना खाएंगे तो ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगा, कम खाएंगे तो कम निकलेगा। कोई इतना सा खाना खाता है तो उसके लिए इतना सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की ज़रूरत पड़ती है, बट किसी को देखिएगा तो बहुत सारा खाना खा लेता है, तो उसके लिए बहुत सारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना। लेकिन कभी कभी जब कोई बंदा ज़्यादा खाना खा लेता है ना, तब वो मान ले कि ज़्यादा रेगुलर खा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब वो पचा लेगा उसको। लेकिन कभी कभी वह बंदा जब ज़्यादा खाना खा लेता है ना, तो इसे ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ से निकालना पड़ जाता है। और जब ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ निकलती है ना, तो ये क्या होता है, इसको इस भोजन में मिल करके इसको अम्लीय बनाता है। लेकिन इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस खाना को पचा नहीं पाता है। जब यह प्रोसेस होती है, इसको अम्लीय बनाया जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में जब बांट दिया जाता है ना, तब ये अम्ल जो है यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढता है कि हम जो है इस खाने को पचा नहीं पाएंगे। लेकिन ये देखता है कि इधर तो यहाँ दरबारी लगल है, यहाँ पर दरबारी लगल है, जब तक ये पचेगा नहीं तब तक आगे नहीं जाने देता है। तो ये रास्ता ढूंढता है कि कहीं हमको जाने के लिए मिल जाए भाई। तब सोचता है कि चलो भटकते भटकते हम ऊपर देखते हैं, कुछ होगा तो। ये बंदा भटकते भटकते ऊपर तक जाता है अम्ल, और जब ऊपर तक जाता है तो हम लोगों को धुमाएं ढकार आती है। क्या आती है? तो धुमाएं ढकार। तो धुमाएं ढकार क्यों आती है? जब HCl जब हमारे पेट में भोजन का पाचन होता है ना, और HCl अधिक मात्रा में निकल जाती है, तो वो HCl हमारे पेट से ऊपर आ जाता है। और जब ये HCl हमारे पेट से ऊपर आ जाता है तो हम लोगों को धुमाएं ढकार होने लगती है। तो कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि अजीब सा ढकार आता है जो कि सहने योग्य नहीं होता है। तो वही वजह है कि HCl की मात्रा पेट में बढ़ जाती है तो धुमाएं ढकार आती है। बट ये HCl जब इसको पचा नहीं पाती है ना, इसको पचा नहीं पाता है, तब ये क्या करता है, बोल देता है कि अब तुम नहीं पचा, अब तुम जाओ, छोटी आंत में जो काम होगा भाई वहाँ पर देखा जाएगा, कहीं ठीक हो, एब्जॉर्प्शन जो हो पाएगी होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। और यहाँ से जो है सो नीचे भेज देता है। और जब नीचे जाता है तो हम लोगों का खाना तो पचा नहीं है, तो हम लोग बार बार जाते हैं, क्योंकि इसको खाली तो करना है ना। तो खाली करने के लिए इस पेट में जो भोजन है, इसको खाली करने के लिए हम लोगों को बार बार जाना पड़ता है। यही वजह है कि इस पेट में हम लोगों को भोजन नहीं पचता है जब ज़्यादा खा लेते हैं। तो या जनरली यदि खाना खाते हैं ज़्यादा तब कोई बात है ही नहीं, लेकिन कभी काल यदि ज़्यादा खा लेते हैं तब ये सिचुएशंस होती है। अब आप लोगों के दिमाग में एक और क्वेश्चन ये चल रहा होगा कि ये HCl कब ज़्यादा निकलेगा और कब कम निकलेगा भाई, हम लोगों का पेट कब खराब होगा और कब खराब नहीं होगा।
तो कई सारा कंडीशन है जिसमें हम लोगों का पेट खराब हो सकता है। अब जैसे कि वो कंडीशन क्या है, पहला हम लोग देखें कि जब ज़्यादा खाना खा लेंगे तो हम लोगों का पेट खराब हो जाता है। लेकिन हम लोगों का पेट सिर्फ खाना खाने से ही खराब नहीं होता है, कभी कभी खाना नहीं खाने से भी खराब होता है। अब बात रही ये कैसा बात है, जब पेट में कुछ रहेगा ही नहीं तो फिर खराब होगा तो फिर बाहर क्या जाएगा, ये भी तो आप लोग सोच रहे होंगे ना। बट देखिए ये जो हमारा पेट है ना, इसमें अमाशय इसमें अलार्म सेट होती है, अलार्म सेट होता है यहाँ पर। जैसे कि हम लोग सुबह सुबह जागते हैं, किसी को आदत होती है सुबह जगने का 5 बजे, तो 5 बजे नींद खुल जाएगा, 6 बजे जगने का 6 बजे ऑटोमेटिक नींद खुल जाएगी। कुछ रूटीन होता है ना, तो उसी तरह यहाँ अमाशय का भी रूटीन होता है। आप एक दिन में मान लें कि आज खाना खाए हैं सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे खाएं तो ये पेट जो है ना ये समझ जाता है कि सुबह 10 बजे ऊपर से खाना आता है, तो हम लोगों को 10 बजे निकल जाना है, हम लोगों को 10 बजे निकल जाना है। बट जब इसे आज 10 बजे खाएं लेकिन कल 11 बजे खाएंगे, आप आज 10 बजे खाएं कल 11 बजे खाएंगे, तब ये तो 10 बजे ही निकल गया, अब इसको खाना तो मिला नहीं, तब ये धीरे धीरे यहाँ पर जो है सो अपना हड़कंप मचाने लगेगा कि खाना तो मिला नहीं तो अब क्या करें। लेकिन जब 11 बजे ये खाना आता है तब तक ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो यहाँ पर निकला हुआ रहता है ये बेचारा अपना घर लौट चुका होता है। और जब ये घर लौट चुका होता है तो इसको इस खाने को पचाने के लिए तो यहाँ कोई बंदा बचा ही नहीं ना। अब जब बंदा बचेगा ही नहीं पचाने के लिए तो ये क्या होगा, अनपच हो जाएगा। और जब अनपच होगा तो फिर से हम लोगों का वही काम हो जाएगा, बार बार आने और जाने का। तो बात ये है, समझने वाली बात है कि हम लोगों को जो टाइम पर खाना खाना चाहिए, ये नहीं कि आज 10 बजे खाएं कल 12 बजे खाएंगे परसों 2 बजे खाएंगे, ऐसा नहीं। आज 10 बजे खाएं तो 10 बजे ही खाइए, आज 12 बजे खाएं तो 12 बजे ही खाइए, क्योंकि हम लोगों का टाइम जो सेट होता है ना यहाँ अमाशय में, ये अलार्म सेट कर लेता है अपने आप को। जिस टाइम में आप खाना खाते हैं उसी टाइम को यह अलार्म सेट कर लेता है और उसी टाइम को ये HCl को सेक्रेट करता है। और जब HCl को सेक्रेट करता है तभी ना हमारा भोजन जो है सो पचता है, वैसे थोड़ी ना पचता है। तो ये दूसरा रीज़न रहा है कि हम लोगों का अनपच होने का, अनटाइम खाना खाने से, समय पर खाना नहीं खाने से हम लोगों को अनपच हो सकती है। तो ये सारा कहानी किसका हो रहा है, तो इसे यम्ल का हो रहा है। अब बात रही कि जब ये अनपच हो जाएगा तो इसको ठीक भी तो किया जाएगा ना, तो ठीक कैसे हम लोग करेंगे। ये जो बंदा अनपच हो रहा है, चाहिए खाना जो अनपच हो रहा है, ये खाना अनपच किसकी वजह से हो रहा है, तो यम्ल की वजह से अनपच हो रहा है, अम्ल की ही वजह से अनपच हो रहा है ना। तब इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या खाना चाहिए हम लोगों को, आप ही बताइए कि जब हम लोगों को अनपच हो जाए तो क्या खाना चाहिए, बताइए। हम ऑप्शन देते हैं कि नींबू का रस पीना चाहिए, या सिरका खाना चाहिए, या बेकिंग सोडा खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए ताकि आप लोगों का पेट जो है सो ठीक हो जाए। तो आप देखिए कि नींबू का रस जो होता है ना वह खुद अम्लीय होता है, सिरका जो होता है खुद अम्लीय होता है, और ये अपने ऑलरेडी जो HCl है ये HCl खुद अम्लीय है। और जब यहाँ अम्ल मिल रहा है और यहाँ इधर से भी अम्ल आ जाएगा तो यहाँ पर अम्ल की मात्रा तो और ज़्यादा हो जाएगी ना। यहाँ समझिए चाहे यहाँ समझिए कि यहाँ HCl तो निकल रहा है और ऊपर से हम और HCl डाल देंगे, अम्ल तो यहाँ से निकल रहा है और ऊपर से और अम्ल डाल देंगे तो यहाँ पर और ज़्यादा अम्ल हो जाएगी। और जब और ज़्यादा अम्ल हो जाएगी तो हम लोगों को और ज़्यादा धुआं ढकार आएगा, और धुआं ढकार आएगा तो हम लोगों का भोजन जो है पचने में और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इस कंडीशन में हम लोगों को क्षारक पदार्थ खाना चाहिए। अब क्षारक पदार्थ क्या खाना चाहिए, तो क्षारक पदार्थ होती है बेकिंग सोडा। तो हम लोगों को बेकिंग सोडा खाते हैं तो हम लोगों को ठीक हो जाता है। आप इनो का नाम सुने होंगे, बेकिंग सोडा नहीं तो इनो का नाम सुने होंगे। जब किसी का पेट खराब होता है तो इनो पीता है, तो इनो पीने से क्या होता है, इनो एक तरह का क्षार है और यहाँ जो निकल रहा है यम्ल है। तो इनो को जब हम पीते हैं तो इस क्षार और यम्ल जब मिलता है तो वह न्यूट्रल हो जाता है, और जब न्यूट्रल हो जाता है तो हमारा भोजन सही से पच जाता है। इसलिए हम लोग इनो को पीते हैं। उसको हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, यानी इसको ठीक करने के लिए हम लोग इनो पीते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं भाई, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हम लोग खा सकते हैं जब हम लोगों को यनपच होता। तो ये सारा खेल जो हुआ सो यम्ल का हुआ। तो यम्ल 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 इतना जो हम लोग यम्ल पढ़ रहे हैं, बात रहे कि ये यम्ल होती क्या है। इस यम्ल को हम लोग समझेंगे तभी तो हम लोगों को पता चलेगा कि ये यम्ल है, ये क्षार है, ये हम लोगों को नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए। जब हम लोगों को यनपच हो जाए तो हम लोगों को क्षार खाना चाहिए। तब ये तो हम लोग समझ जाएंगे कि यम्ल क्या होती है, क्षार क्या होती है, तब ना हम अपने आप को ठीक कर पाएंगे, अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे। तो हम लोग पहले अम्ल को समझते हैं कि यम्ल क्या होती है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग मिटाते हैं। अब हम लोग यम्ल क्या होती है और क्षार क्या होती है उसको हम लोग एक साथ में ही समझते हैं। तो पहले देखिए आप, एक साइड हम अम्ल को लिख दिए, इसको हम लोग इंग्लिश में एसिड कहते हैं, और एक साइड हम लोग क्षार को लिख दिए, क्षारक, इसको हम लोग इंग्लिश में बेस कहते हैं। एसिड और बेस। सबसे पहले हम अम्ल समझते हैं कि अम्ल क्या होती है। तो ये यम्ल और क्षारक कुछ होता नहीं है, बल्कि यह एक तरह का पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है। क्या है? तो रासायनिक पदार्थ है। रासायनिक पदार्थ है तो हम उसको पहचानेंगे कैसे? जैसे कि कोई आदमी है तो कोई लड़का है या कोई लड़की, हम देख करके तो पहचान सकते हैं ना कि वो लड़का है या वह लड़की है। कई सारे फीचर्स उसमें दिखता है जो कि हम उसको एक दूसरे से डिफरेंस कर सकते हैं कि वह लड़का है वह लड़की है। तो हम लोग कैसे डिफरेंस करेंगे कि ये यम्ल है ये क्षारक है? यहाँ भी तो कोई फीचर्स होगा, तब ना हम लोगों को पता चलेगा कि ये क्षारक है, ये अम्ल है और ये क्षारक है। तो देखते हैं, पहला ये है कि कोई तो पदार्थ है। इतना हम समझ गए कि अम्ल कोई पदार्थ होता है, लेकिन पदार्थ का ये गुण होता है कि यदि वह पदार्थ टेस्ट में ध्यान से सुनना कि टेस्ट में या स्वाद में खट्टा लगता है ना, तो उसको हम लोग यम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? यम्ल। यानी उसका टेस्ट यदि खट्टा हो, स्वाद यदि खट्टा हो, किसी पदार्थ का स्वाद यदि खट्टा हो तो वह अम्ल होता है। ये पहला चीज समझ गए। अब बात रही कि क्षार क्या होता है। क्षार को भी हम लोग समझ जाएं तो अच्छा होगा। तो टेस्ट खट्टा किसका किसका हो सकता है? टेस्ट खट्टा तो आप लोग कई सारे फ्रूट्स फल वगैरह खाए होंगे, जैसे आम खाए होंगे तो खट्टा लगता होगा, नींबू खाए होंगे तो नींबू का रस भी खट्टा लगता होगा, सिरका खाए होंगे तो सिरका भी खट्टा लगता होगा, और यहाँ तक कि संतरा भी यदि खाए होंगे तो संतरा भी खट्टा लगता होगा। तो ये सारे फैक्ट जो हैं, ये सारे फैक्ट क्या है? तो यम्ल है। यहाँ तक कि दही हम लोग पीते हैं ना, तो दही भी खट्टा लगता है, तो दही भी क्या है? तो यम्ल है। अब बात रही कि क्षारक क्या है भाई। क्षारक का टेस्ट किस तरह होता है? तो जिसका टेस्ट कड़वा होता है, कड़वा या तीखा कह सकते हैं, तो इसको हम लोग क्षारक कहते हैं, उस पदार्थ को क्षारक कहते हैं। तो कड़वा होगा इसका टेस्ट, स्वाद कैसा होगा? कड़वा या तीखा, कड़वा या तीखा होगा तो उसको हम लोग क्षारक कहते हैं। एक चीज़ और हम आप लोगों को बता देते हैं कि यम्ल को ही हम लोग क्या कहते हैं? तेजाब। उर्दू में उसको तेजाब कहा जाता है, जो किसी पर छिड़क दिया जाता है ना। जैसे कि कोई आप सुने होंगे, चाहे मूवी में आप यदि देखते होंगे तो मूवी में आप देखे होंगे कि किसी पर तेजाब छिड़क दिया जाता है, अम्ल एसिड छिड़क दिया जाता है। वही एसिड का इतना प्रभाव होता है कि वह उसके स्किन को जला देता है, यही एसिड है। और वही एसिड को हम लोग खाते भी हैं, लेकिन हर किसी एसिड का अलग अलग फीचर्स होता है। किसी का pH वैल्यू कम होता है, किसी का pH वैल्यू ज़्यादा होता है। हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, समझ में नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया अम्ल और ये क्षारक। इसी क्षारक को हम लोग भस्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो भस्म कहते हैं। तो ये इसका स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा होता है, तीखा होता है, और इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है।
अब हम बात रहे कि इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, स्वाद को हम लोग टेस्ट करके हम लोग इसको पहचान जाएंगे, लेकिन हम देख के कैसे पहचानेंगे? देख के तो पहचानना पड़ेगा ना कि ये अम्ल है, ये क्षारक है। तो इसका भी फार्मूला होता है और इसका भी फार्मूला होता है भाई, ध्यान से सुनिए कि इसका भी फार्मूला होता है। तो इसके फार्मूले में इसमें क्या होता है, H+ आयन होता है। H+ आयन यदि किसी फार्मूला में दिखे तो उसको समझ जाना चाहिए कि ये क्या है, तो ये अम्ल है। लेकिन जब पहचान करने का तरीका, इसमें पहचान करने का तरीका क्या है कि वो H- आयन यदि आप लोगों को दिखेगा, वो H- आयन यदि दिखेगा तो इसमें समझना है कि ये जो बंदा है ये क्षारक है। क्या है? क्षारक है। या हम लोग क्षारक का पहचान समझ गए। वो H- क्या होता है, H+ क्या होता है, आगे जब पढ़ेंगे हम लोग रिएक्शन को ना, तब हम लोगों को सही से समझ में आएगा। बट इसमें डिफरेंस इतना समझिए, एग्जाम में पूछा भी जाता है, व्हाट इज अम्ल एंड व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज एसिड, ये पूछा जाता है। अम्ल क्या होती है और क्षारक क्या होती है, पूछा जाता है। इसलिए इसका डिफरेंस सुनिए। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा हम लोग देख के ये पहचान जाएंगे कि जब ऑक्सीजन की मात्रा, किसकी मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा 2 या 2 से अधिक हो तो वह अम्ल होती है। हम लोग लिख देते हैं ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा जो होगी वह 2 या 2 से अधिक होगी। 2 या 2 से यदि अधिक होगी तो वह क्या होगी, अम्ल होगी। लेकिन जब ऑक्सीजन की मात्रा जब 2 या 2 से कम होगी तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, क्षारक कहते हैं। अब ये जनरली हो सकता है, किसी किसी का ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जनरली ऑक्सीजन की मात्रा 2 या 2 से ज़्यादा होगी तो वह अम्ल होगा। अब इसका एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल में आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर आप गौर से देखिए, गौर से यदि आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर देखिए कि 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है, बट यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है। हमारा रूल कहता है कि जब ऑक्सीजन की मात्रा 2 या 2 से अधिक हो, कितना, 2 से या 2 हो, 2 से अधिक हो तो वह जो होता है अम्ल होता है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन तो इसमें 2 है, बट इसमें भी 2 है, लेकिन बेटा इसमें 2 नहीं है। और जब इसमें 2 नहीं है तो ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड ये अम्ल नहीं हो सकता, यानी ये जो होगा वो क्षारक होगा। क्या होगा, क्षारक होगा। और ये सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, NO2, ये सारे जो होंगे वह अम्ल होंगे। तो ये जो CO है, इस CO को हम लोग इधर नहीं बल्कि इधर एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, इधर एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, pH वैल्यू हम लोग पढ़ेंगे। pH स्केल होता है तो उसको भी हम लोग समझेंगे। इसका pH वैल्यू जो होता है अम्ल का, यह 7 से कम होता है। कितना, 7 से इसका pH वैल्यू कम होता है, 7 से कम होता है इसका pH वैल्यू। कितना, 7 से कम होता है इसका pH वैल्यू। जैसे 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 तक होता है इसका pH वैल्यू, यानी 7 से कम होता है। बट इसका जो pH वैल्यू होता है वह 7 से, इसका pH वैल्यू जो होता है उस 7 से ज़्यादा होता है। इसका pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है। ये डिफरेंस हो गए। एक और डिफरेंस ये है कि एक लिटमस पत्र होती है, लिटमस पत्र। ये लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो इसका अपोजिट ये क्या करता है, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है भाई। एक दूसरा का उल्टा है, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है तो ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है। याद रखने का एक छोटा सा तरीका है, एक बंदे का नाम याद रखना, एक बंदे का नाम जिसका नाम है अनिल। क्या है, अनिल।
इसका नाम याद रखना। ये जो लिटमस पत्र को नीला और लाल करता है, सारा फंडा यहाँ से सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा? ये आ से क्या होता है? याम्ल, आ से आम्ल, आ से आम्ल हो गया। नी से क्या हो गया? नीला, नी से नीला और ल से लाल, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए कि आम्ल जो है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अनिल यदि आप नाम याद रख लिए तो ये समझ जाएंगे कि अम्ल, अनिल मतलब आ से अम्ल, नी से नीला, ल से लाल, यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। आधा तो यही हो गया होगा। जस्ट इसका उल्टा यहाँ क्षारक करता है। क्षारक क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है भाई। क्षारक क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। तो ये जो फंडा आप लोग हैं, सो आप लोगों को ये एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षारक में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं हो रही होगी। एक बार यदि आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बट यहाँ पर एक पॉइंट आया, लिटमस पत्र, लिटमस पत्र। बट आपने कभी गौर किया कि ये लिटमस पत्र होता क्या है? ये लिटमस पत्र होता क्या है जो कि हम लोगों के याम्ल और क्षारक को पता कर लेता है कि ये विलयन जो है याम्ल है और ये विलयन क्षारक है। हम लोग तब लिटमस पत्र को समझते हैं क्या होता है। पहले इसको मिटा लेते हैं। अब हम लोग समझते हैं लिटमस पेपर को। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, ये लिटमस पेपर जो है ना, ये लिटमस पेपर एक पौधा से प्राप्त किया जाता है जिसको हम लोग लिचेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिचेन। लिचेन एक पौधा होती है, लिचेन, और इसी लिचेन पौधा से यह प्राप्त किया जाता है। अब बात रही कि ये लिचेन पौधा होता क्या है, किस तरह का होता है, तो आप इमेज में देखिए। इमेज में जो आपको हरा हरा कलर का दिख रहा होगा, उस जो तना है उसके ऊपर में जो हरा हरा कलर का दिख रहा होगा वही लिचेन है। और वहीं से हम लोगों को ये लिटमस लिचेन प्राप्त होता है और इसी लिचेन से हम लोगों को लिटमस पेपर प्राप्त होता है। जब लिटमस पेपर किसी अम्ल या क्षारक के प्रभाव में नहीं होता है ना, ये बंदा अकेले जब होता है तो इसका कलर कैसा होता है? बैंगनी कलर होता है, बैंगनी कलर होता है, बैंगनी रंग का होता है। कब होता है? जब यह बंदा ना तो अम्ल के संपर्क में होता है और ना ही क्षारक के संपर्क में होता है। जब अम्ल और क्षारक के संपर्क में नहीं होता है तब ये बंदा कैसा होता है? तो बैंगनी होता है। अब बात रही कि ये बैंगनी तो हो गई और ये लिचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है, लेकिन इससे हम लोग क्या करते हैं कि अम्ल और क्षारक का पता कर लेते हैं कि ये अम्ल का विलयन, मान ले कि ये 2 गिलास है, ये 2 गिलास है और इस 2 गिलास में क्या किया गया है? एक में याम्ल है और एक में क्षार है। एक गिलास में याम्ल रखा हुआ और एक गिलास में क्षार रखा हुआ। आप देख के बता सकते हैं कि किसमें अम्ल रखा है और किसमें क्षार रखा है? आप देख के बता सकते हैं? बता नहीं सकते हैं। तो इसका पता करने के लिए हमारे वैज्ञानिक ने एक पेपर को बनाया और उस पेपर का नाम ही लिटमस पेपर रखा और इसी लिटमस पेपर के द्वारा उस विलयन में अम्ल है कि क्षार है पता कर लिया जाता है। अब वो कैसे पता कर लिया जाता है? तो ये लिटमस पेपर, मान लेते हैं कि ये लिटमस पेपर है। जब इस लिटमस पेपर को इसमें डुबो दिया जाता है, किसमें? इसमें डुबो दिया जाता है। बट अभी ये लिटमस पेपर कैसा है? मान लेते हैं कि ये लिटमस पेपर ब्लू कलर का है। कैसा है? ब्लू कलर का है, यानी नीला है। लिटमस पेपर कैसा है? नीला है। जब ये लिटमस पेपर नीला है और इस नीले लिटमस पेपर को जब इस विलयन में डुबो दिया जाता है, किसमें? इस विलयन में डुबो दिया जाता है और डुबाने के बाद जब ये लिटमस पेपर रेड कलर का हो जाता है, कौन से कलर का? रेड कलर का हो जाता है, तब हम लोग कहेंगे कि ये जो विलयन है, तो हम लोग तो एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि अम्ल क्या करता है? तो नीले लिटमस पेपर को लाल बना देता है। ये लिटमस पेपर नीला था, जब इसमें हम लोग डुबो दिए तो ये लाल बन गया, यानी लाल हो गया। तो हम लोग कह देंगे ना बहुत
आसानी से कह देंगे कि ये जो विलियन होगा वह विलियन यम्ल होगा। क्या होगा? तो यम्ल होगा। आप इमेज में देखिए, इस इमेज में एक ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है, उस लिटमस पेपर को इस विलियन में डुबो दिया गया, और जब डुबा करके जहाँ तक डुबा है वहाँ तक देखिए रेड कलर हो गया। यानी यह विलियन जो हुआ वह विलियन कैसा हो गया? तो वह विलियन अम्ल हो गया। यहाँ से हम लोगों को इस लिटमस पेपर से हम लोग विलियन से पता कर सकते हैं कि ये विलियन अम्ल है या क्षार है। ये बात रही। अब दूसरा ग्लास में हम लोग अभिक्रिया करते हैं। दूसरा ग्लास में जब यह लाल लिटमस पेपर है, ये इसमें डुबाएं तो ये बंदा लाल हो गया। कैसा हो गया? लाल हो गया। और जब इस लाल लिटमस पेपर को इस विलियन में डुबा दिया जाता है, और जब इसमें डुबाने के बाद इसका कलर कैसा हो जाता है? तो ब्लू कलर का होता है, नीला कलर हो जाता है। तब उसको हम लोग कहेंगे, कह सकते हैं ना, कह सकते क्या? कहेंगे कि जब ये विलियन लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे रहा है, तो हम प्रॉपर्टी भी पढ़े हैं कि क्षारक क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को नीला बना देता है। क्षारक कभी पढ़े थे ना कि लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला बना देता है। तो यहाँ पर लाल लिटमस पेपर यदि नीला हो रहा है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसको एग्जाम में कई तरह से कंफ्यूज करके आप लोगों को पूछेगा, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं एक ही बार, भले वीडियो लंबी बन जा रही है लेकिन हम रिपीट कर रहे हैं। आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब लाल लिटमस पेपर को डुबोया जा रहा है और इस लिटमस पेपर का कलर यदि ब्लू कलर हो जाएगा, तब हम लोग कहेंगे ये विलियन जो है, यह विलियन कैसा है? तो क्षारकीय है। कैसा है? क्षारकीय। और ये विलियन कैसा है? तो ये अम्लीय है। एक कैसा है? अम्लीय। आप इमेज में देखिए, एक जो गिलास लिया गया है इसमें ब्लू कलर डुबोया गया और रेड हो गया। दूसरा में उस रेड को दूसरा ग्लास में डुबोया गया, वो कैसा हो गया? ब्लू हो गया। हो गया ना। तो ये अम्ल और क्षारक जो का पता करता है विलियन का कि यह अम्ल है कि क्षारक है, इसको पता कौन करता है? तो हमारा यह लिटमस पेपर करता है। और इसी लिटमस पेपर के द्वारा हम लोगों को ये पता चल जाता है कि ये अम्ल का विलियन है और ये क्षारक का विलियन है। एक छोटा सा बंदा है ही, देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन कितना बड़ा काम है इसका। देख रहे हैं कितना बड़ा काम है। तो ये जो पता किया जाता है अम्ल और क्षारक का ना, सिर्फ लिटमस पेपर के ही द्वारा नहीं, ऐसे कई सारे चीज़ हैं जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है, कोई पदार्थ अम्ल है या कोई पदार्थ क्षार है। आप हल्दी यूज किए होंगे, घरों में आप लोग हल्दी यूज किए होंगे। हल्दी से सब्जी बनती है भाई, सब्जी बनती है, लेकिन वो सब्जी तो हल्दी से भी अम्ल और क्षारक का पता चलता है। अब वो सब्जी से अम्ल और क्षारक का पता कैसे चलता है? वो देखिए, जब कोई बंदा खाना खा रहा है, वह सफ़ेद कलर का शर्ट पहना हुआ है, लेकिन उससे क्या हुआ? सब्जी छिड़क करके उसके शर्ट पर पड़ गया। मान लेते हैं कि उसके हस्बैंड वाइफ में कुछ उलझन होगी और खाने के लिए मांगे होंगे, और उसकी वाइफ जो है किसी तरह से गुस्सा होगी, कुछ रीज़न की वजह से गुस्सा होगी, वह सब्जी को निकाल करके दे, लेकिन होता है ना निकालने का तरीका अलग, उसका तरीका अलग था और उसके शर्ट पर छिड़क करके पड़ गया। उस बंदे के शर्ट पर पड़ गया और वो शर्ट जो था वो वाइट कलर का था। अब जब वाइट कलर के शर्ट पर वो पड़ेगा तो वहाँ तो दाग हो जाएगा ना, दाग तो होगा, लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि वो अम्ल है कि क्षार है? तो जब कोई सफ़ेद कपड़े पर सब्जी पड़ जाता है ना, तो हम लोग कोई पदार्थ को डाल करके ये पता कर लेते हैं कि उसमें अम्ल है कि क्षार है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये सफ़ेद कपड़ा मान लेते हैं, इस पर दाग लग गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? साबुन से धोएंगे। वो बंदा साबुन से धोएगा, और जब साबुन से धोएगा तो इसका कलर कैसा होगा? तो इसका कलर भूरा लाल हो जाएगा। तो जब इस कलर का यानी इस दाग का कलर भूरा लाल हो जाएगा ना, किसे? साबुन से धोने पर। साबुन से धोने पर इसका कलर भूरा और लाल हो जाएगा, तब हम लोग ये कहेंगे कि ये जो साबुन था ये साबुन क्षारक था। क्षारक था, यही वजह है कि ये भूरा लाल हो गया। यदि ये साबुन क्षारक नहीं होता तो ये भूरा लाल नहीं होता, लेकिन हद से ज़्यादा हम लोग पानी से इसको धोएंगे तो धीरे धीरे ये पीला कलर में चेंज हो जाएगा। कौन से कलर में? पीला कलर में। अर्थात हम लोग यही समझ रहे हैं कि हम लोग हल्दी से भी पता लगा सकते हैं कि ये क्षारक है।
हल्दी से भी पता लगा सकते हैं। ऐसे कई सारे हैं, जैसे कई सारे फूल हैं, फूल के पंखुड़ियों से पता लगाया जा सकता है। एक लाल पत्ता गोभी आता है, आप इमेज में देखिए, इस लाल पत्ता गोभी के द्वारा भी अम्ल और क्षारक को पता लगाया जा सकता है कि ये अम्ल है और ये क्षारक है। उसको डाल करके या उसके विलयन में अपना प्रभाव दिखाता है। अम्ल में अपना प्रभाव दूसरा दिखाता है, क्षारक में अपना प्रभाव दूसरा दिखाता है। अब ये हो गया उसके नेचर के बेस पर, यानी उसको देख करके हम पता कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ रंजक ऐसा भी है ना, जिसके गंध से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि ये अम्ल है और ये क्षारक है। कुछ पदार्थ है, जो पदार्थ जब हम लोग किसी विलयन में डुबोते हैं, मान लेते हैं कि ये 2 विलयन है, 2 बर्तन है और इस 2 में एक विलयन है, एक में अम्ल है और एक में क्षार है, लेकिन किसमें क्या है ये पता नहीं, किसमें क्या है ये पता नहीं है। तो आप प्याज जो काटते हैं, प्याज काटते हैं, छोटा छोटा पतला प्याज काटते हैं, या प्याज के अलावा एक और चीज़ आप ले सकते हैं, लौंग का तेल। आप लौंग का तेल या प्याज, तो एक में क्षार ले लेते हैं, एक में अम्ल ले लेते हैं। तो जब हम प्याज को इसमें डुबोएंगे ना, इसमें मान लेते हैं ये क्षार है, ये क्या है, क्षारक है। तो प्याज को जब हम क्षारक में डुबोएंगे तो इसका सेंट अलग हो जाएगा। कैसा होगा, अलग रहेगा। और इसी प्याज को जब हम अम्ल में डुबोएंगे तो इसका कलर या इसका गंध जो है सो अलग हो जाएगा। कैसा होगा, अलग हो जाएगा। जस्ट लाइक यहाँ पर जब हम लोग किसको, तो लौंग का तेल जो होता है ना, लौंग का तेल को इसमें डालेंगे तो इसका गंध चेंज हो जाता है। फिर इसमें यदि हम लौंग का तेल डालेंगे तो इसका गंध इससे चेंज हो जाता है, यानी दोनों का गंध अलग अलग हो जाता है। जस्ट लाइक इतना ही समझिए कि हम लोग एक चावल है, चावल से हम लोग यदि खीर बनाते हैं तो खीर का स्वाद अलग हो जाता है या खीर का गंध अलग हो जाता है, उसका जो स्मेल है उसका गंध जो अलग हो जाता है। और यदि हम उसी चावल से हम लोग खिचड़ी बनाते हैं तो खिचड़ी का गंध अलग हो जाता है, अलग होता है ना। बट मटेरियल तो चावल है, चावल से ही खीर बन रही है और चावल से ही क्या बन रही है, खिचड़ी बन रही है। बट दोनों में गंध दोनों का अलग अलग है, एगो मीठा मीठा गंध और एगो दूसरा जैसा है, खिचड़ी जैसा उसका गंध है। तो मटेरियल एक ही है, लेकिन ये पता कर देता है वह चावल कि ये जो है सो खीर है और ये जो है सो खिचड़ी है। तो जस्ट लाइक यहाँ भी उसी तरह है, होता है। जब प्याज को हम लोग काटते हैं ना और उसको विलयन में डुबा देते हैं तो इसका गंध अलग हो जाता है, उसका गंध अलग हो जाता है। फिर हम लोग लौंग के तेल को जब डालते हैं तो इसका गंध अलग हो जाता है, उसका गंध अलग हो जाता है। तो जब गंध के आधार पर जो सूचना देता है, गंध के माध्यम से जो सूचना देता है कि ये अम्ल है और ये क्षारक है, तो उसको हम लोग कहते हैं गंधीय सूचक। क्या कहते हैं उसको, हम लोग गंधीय सूचक पदार्थ कहते हैं। तो गंधीय सूचक पदार्थ भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गंधीय सूचक पदार्थ किसे कहते हैं। तो इससे भी हम लोग अम्ल और क्षारक का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थैलिन का भी यूज कर सकते हैं अम्ल और क्षारक में डिफरेंस करने के लिए कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षारक है। तो ये जो है आज के टॉपिक में हम लोग यहीं तक कवर करते हैं। कल हम लोग पूरा आगे की टॉपिक को समझेंगे। आज थोड़ा वीडियो लंबी हुई और छोटा सा ही टॉपिक कवर हो पाई, लेकिन हम लोगों को कॉन्सेप्ट जो है यहीं से हम लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है और यहीं से हम लोगों को पता चलता है कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा और किस तरह से अम्ल और क्षारक का यूज हमारी लाइफ में होता है। इसलिए आज थोड़ा वीडियो लंबी हुई। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं नेक्स्ट स्टार्टिंग के साथ। तो आज हम लोग यहीं पर एंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।